मेरा नाम पूजा है। मेरी उम्र 22 साल है। लोग मेरी सुंदरता की बहुत तारीफ करते थे। कहते थे कि मैं बहुत सुंदर हूँ। लेकिन सच कहूँ तो मैंने कभी अपने रूप पर घमंड नहीं किया। मेरा स्वभाव बहुत सीधा साधा और सरल था। मुझे घर संभालना, परिवार का ख्याल रखना और अपनों को खुश रखना देखना ही सबसे बड़ी खुशी लगता था। मैंने हमेशा यही सपना देखा था कि शादी के बाद मेरा भी एक छोटा सा संसार होगा, जहाँ प्यार, सम्मान और विश्वास होगा। लेकिन शादी के बाद मेरी जिंदगी ने जो करवट ली, उसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे ससुराल वालों ने मुझे मेरे रूप के कारण ही पसंद किया था। मेरी सास को लगता था कि सुंदर बहू आएगी तो घर की शान बढ़ेगी। मेरे पति पैसे से व्यापारी थे। शादी से पहले ही मेरी ससुर जी का देहांत हो चुका था और मेरी इकलौती ननंद की भी शादी हो चुकी थी। शादी के बाद जब मैं इस घर में आई तो मैंने पूरे मन से अपनी जिम्मेदारियां निभानी शुरू कर दी। सुबह सबसे पहले उठना, घर की साफ सफाई करना, रसोई संभालना और सास की हर बात मानना, यही मेरी दिनचर्या बन गई थी। मैं सोचती थी कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा और मुझे भी इस घर में अपनापन मिल जाएगा। मेरी शादी को कुछ ही महीने हुए थे कि मेरी सास ने मुझसे साफ शब्दों में कह दिया कि उन्हें जल्दी से पोते का मुंह देखना है। शुरू में मैंने उनकी बात को हल्के में लिया, लेकिन धीरे धीरे बात ताने में बदल गई। हर दिन कोई ना कोई इशारा या कटाक्ष सुनने को मिल जाता था। मेरे पति भी अपनी माँ की बातों से प्रभावित होकर मुझ पर दबाव बनाने लगे थे। मैं खुद भी माँ बनना चाहती थी। मुझे बच्चों से बहुत प्यार था। मैं भी चाहती थी कि कोई मुझे माँ कहकर पुकारे। लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी जब मैं गर्भवती नहीं हुई तो घर का माहौल बदलने लगा। सास की नज़रों में मैं अधूरी थी और पति की नज़रों में दोषी। एक दिन मैंने हिम्मत करके अपने पति से कहा कि मैं किसी अच्छे डॉक्टर से जांच करवा लेनी चाहिए, ताकि सही कारण पता चल सके। मेरी बात सुनते हुए वो गुस्सा से भर गए। उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और बोले, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मुझ में कोई कमी है? समस्या है तुम में है, इसलिए जांच भी तुम ही करवाओगी, मैं नहीं। उस दिन मुझे अब बहुत अपमान महसूस हुआ, लेकिन मैंने फिर भी चुप रहना ही बेहतर समझा। कुछ दिनों बाद मैं अकेले ही एक महिला डॉक्टर के पास गई। वहाँ पूरी जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझ में कमी नहीं है और मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। ये सुनकर मेरे मन में थोड़ी राहत आई। मैंने सोचा अब घर जाकर ये रिपोर्ट दिखाऊंगी तो शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब मैंने रिपोर्ट अपने पति को दिखाई तो वह और ज्यादा भड़क गए। उन्होंने मेरे बाल पकड़कर कहा कि मैं उन पर इल्जाम लगा रही हूँ। मेरी सास भी मेरे खिलाफ हो गई। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर मैं मां नहीं बन सकती तो वो अपने बेटे की दूसरी शादी करवा देंगे। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी को मुझ पर तरस नहीं आया। मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे और इन 2 सालों में मैंने जितने आंसू बहाए थे, उतने शायद कभी जिंदगी में नहीं बहाए थे। मैं अपने माता पिता को भी सच नहीं बता पाती थी, क्योंकि मेरी छोटी बहन की शादी बाकी थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसके रिश्ते पर कोई असर पड़े। इसी बीच मेरे पति का एक करीबी दोस्त राकेश, जो पेशे से डॉक्टर था, हमारे सालगिरह के मौके पर घर आया। उसने शादी में हिस्सा नहीं लिया था क्योंकि वह बाहर था। उस दिन मैं बहुत उदास थी। वह मेरे कमरे में आया और हालचाल पूछने लगा। मैंने मौका देखकर उससे कहा कि वह मेरे पति को समझाए कि जांच करवा लेना गलत नहीं है। उसने मुझे भरोसा दिया कि वह बात करेगा। लेकिन उसी रात मेरे पति ने मुझ पर गुस्सा उतारा। उन्हें लगा कि मैंने ही उनके दोस्त से शिकायत की है। उन्होंने मुझे प्रमाणित किया और मेरी भावनाओं को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिनों बाद खबर आई कि मेरे पति की रिपोर्ट सामान्य है। ये बात सुनकर मेरी सास ने मुझे और ज्यादा ताने देने शुरू कर दिए। अब वो खुलेआम दूसरी शादी की बात करने लगी थी। मैं अंदर ही अंदर टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। मुझे लगा शायद समय सब ठीक कर देगा। पर मेरी सास अब खुलकर मेरे पति की दूसरी शादी की बात करने लगी थी।
घर में जब भी कोई रिश्तेदार आता तो इशारों में मुझे ही दोषी ठहराया जाता। मैं सबके सामने सिर झुकाकर खड़ी रहती, क्योंकि मेरे पास अपने बचाव में कहने के लिए कुछ नहीं था। मेरे पति भी दिन प्रतिदिन मुझसे दूर होते जा रहे थे। उनके व्यवहार में कठोरता बढ़ती जा रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर मेरी गलती क्या है। मैं हर तरह से इस घर को अपना मानकर निभा रही थी, फिर भी मुझे ही कटघरे में खड़ा कर दिया जा रहा था। इसी बीच एक दिन मेरे पति के वही डॉक्टर दोस्त राकेश अचानक घर आए। उस समय मेरी सास और पति किसी काम से बाहर गए हुए थे। मैं अकेली थी। राकेश ने आते ही मुझसे कहा कि वह मुझसे जरूरी बात करना चाहता है। मैं पहले तो की, लेकिन उसने भरोसा दिलाया कि बात मेरे भले की है। वह बोला, पूजा, मैं तुम्हें सच बताने आया हूँ। तुम्हारे पति पूरी तरह स्वस्थ है, लेकिन समस्या कहीं और है। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई, क्योंकि पहले तो उसने ही सास को फोन करके कहा था कि सब सामान्य है। मैंने उससे पूछा कि वह आखिर कहना क्या चाहता है। तब उसने कहा, कई बार मानसिक तनाव की वजह से भी ऐसी जैसी स्थिति बन जाती है, और अगर घर का माहौल ऐसा ही रहा तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसने धीरे धीरे बातों को मोड़ते हुए कहा कि अगर तुम चाहो तो इस स्थिति से निकलने का एक रास्ता है। उसकी बातों का लहजा मुझे असहज कर रहा था। मैंने उसे साफ कहा कि मुझे किसी गलत रास्ते की जरूरत नहीं है। मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहती हूँ। राकेश ने मुझे समझाने की कोशिश की कि अगर मैं माँ बन जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। उसकी बातों का मतलब अब मुझे साफ समझ आने लगा था। मैं घबरा गई और उसे जाने के लिए कहा। वह मुस्कुरा कर बोला, सच लो पूजा, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। अगर दूसरी शादी हो गई तो तुम्हें इस घर से जाना पड़ेगा। ये कहकर वह चला गया। उसके जाने के बाद मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं समझ चुकी थी कि वह मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। मैंने तय किया कि चाहे जो हो जाए, मैं कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगी। लेकिन किस्मत ने मेरे लिए एक और कठिन मोड़ तैयार कर रखा था। कुछ दिनों बाद मेरी सास ने मेरे पति के लिए एक लड़की पसंद कर ली और उसके घर बात भी पक्की कर दी। मुझे ये खबर सुनकर ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। मैंने बहुत विनती की, एक बार फिर से यही सही डॉक्टर से जांच करवा ली जाए, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। मेरे पति को भी बुलाकर सास ने कह दिया कि अगर मैं मां नहीं बन सकती तो वो अपने बेटे को की दूसरी शादी जरूर कराएंगी। उस दिन मेरे पिता की झुकी हुई नजरें और कांपते हाथ देखकर मेरा दिल रो उठा। उन्होंने मेरी खातिर बहुत विनती की। तब जाकर कुछ समय के लिए बात टली, लेकिन घर का माहौल और भी जहरीला हो गया था। मैं दिन रात नाव में रहने लगी थी। तभी एक दिन जब घर के सभी लोग बाहर गए हुए थे, राकेश फिर से घर आ पहुंचा। उसने कहा, वो आखिरी बार मुझसे बात करने आया है। उसने फिर वही प्रस्ताव दोहराया और कहा कि अगर मैंने उसकी बात मान ली तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया और कहा कि मैं अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकती। वह नाराज होकर चला गया, लेकिन जाते जाते कह गया कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो ऐसा सच बताएगा जिससे मेरा घर टूट जाएगा। उसकी धमकी ने मुझे अंदर तक हिला दिया, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि चाहे जो हो, मैं गलत रास्ता नहीं चुनूंगी। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती थी कि अब मुझे डरकर नहीं, बिल्कुल सच का सामना करके ही जीना होगा। राकेश की धमकी ने मुझे भीतर तक हिला दिया था, लेकिन मैंने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि अब मैं डरकर कोई निर्णय नहीं लूंगी। मैं जानती थी कि यदि मैं एक बार भी झुक गई तो सारी उम्र अपने आप से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। अगले कुछ दिन बहुत तनाव में बीते। घर में दूसरी शादी की तैयारी की चर्चा फिर से होने लगी। मेरी सास अक्सर फोन पर किसी से धीमी आवाज में बात करती और मुझे देखते ही चुप हो जाती। मेरे पति भी मुझसे लगभग बात करना बंद कर चुके थे। मैं अकेले कमरे में बैठकर अपने भाग्य को कोसती रहती, पर भीतर कहीं एक उम्मीद अब भी जिंदा थी कि सच एक दिन जरूर सामने आएगा। इसी बीच एक दोपहर
जब घर के सभी लोग बाहर गए हुए थे। राकेश अचानक फिर आ गया। उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। उसने आते ही दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और कहा कि आज वह मुझे पूरी सच्चाई बताएगा। मैं घबरा गई और उसे दरवाज़ा खोलने को कहा। वह बोला, पूजा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम्हारा पति मानसिक दबाव में है और वो सच कभी स्वीकार नहीं करेगा। अगर दूसरी शादी हो गई तो एक और लड़की की जिंदगी बर्बाद होगी। तुम ही सब ठीक कर सकती हो। मैंने दृढ़ आवाज में कहा कि मैं किसी भी गलत रास्ते से अपने घर को नहीं बचाना चाहती। तब वो अचानक अपना असली चेहरा दिखाने लगा। उसने कहा कि वह मुझे बहुत पसंद करता है और मुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा लालच साफ दिखाई दे रहा था। मैं समझ गई कि उसका उद्देश्य मेरी मदद करना नहीं, बल्कि मेरी मजबूरी का फायदा उठाना है। मैंने तुरंत दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि मैं इतनी आसानी से नहीं जा सकती। उस पल मुझे अपने आत्मसम्मान और सुरक्षा की चिंता हुई। मैंने पूरी ताकत से उसका हाथ लटका और जोर से चिल्लाई। वो घबरा गया। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस तरह विरोध करूंगी। उसने मुझे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी तरह खुद को छुड़ाकर बाहर भागी और सीधे पड़ोस में चली गई। वहां जाकर मैंने दरवाज़ा खटखटाया और मदद मांगी। मेरी हालत देखकर पड़ोसी समझ गए कि कुछ गंभीर हुआ है। थोड़ी देर बाद मेरे पति और सास भी लौट आए। पड़ोसियों ने उन्हें सारी बात बताई। मैं कांपते हुए अपने पति के सामने खड़ी थी। मुझे डर था कि कहीं वह मेरी बात पर विश्वास ना करें, लेकिन इस बार मैंने ठान लिया था कि सच छुपाऊंगी नहीं। मैंने साफ शब्दों में बताया कि राकेश ने किस तरह मेरी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की और मुझे धमकाया। मेरे पति पहले तो स्तब्ध रह गए। फिर उन्होंने राकेश को फोन लगाया, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा था। उसी शाम मैंने अपने मोबाइल में सुरक्षित रखी उसकी कुछ रिकॉर्डिंग भी सुना दी, जो मैंने पहले एहतियात के तौर पर कर ली थी। रिकॉर्डिंग सुनकर मेरे पति के चेहरे का रंग बदल गया। उन्हें एहसास हुआ कि जिस दोस्त पर वो भरोसा करते थे, वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। उस रात पहली बार मेरे पति ने मुझसे शांत स्वर में बात की। उन्होंने स्वीकार किया कि वह अपनी जिद्द और अहंकार में मेरी भावना नहीं समझ पाए। मैं रो पड़ी, लेकिन इस बार मेरे आंसू बेबसी के नहीं, बल्कि सच्चाई सामने आने के थे। अगले दिन मेरे पति ने एक दूसरे विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलकर पूरी जांच करवाई। रिपोर्ट आने तक घर में अजीब सी खामोशी रही। मेरी सास भी अब पहले जैसी कठोर नहीं दिख रही थी। शायद उन्हें भी संदेह होने लगा था कि कहीं उन्होंने जल्दबाजी में फैसला तो नहीं कर लिया। रिपोर्ट आने पर पता चला कि सब कुछ सामान्य है और समस्या केवल तनाव और दबाव की वजह से थी। डॉक्टर ने सलाह दी कि हमें कुछ समय शांति से बिताना चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए। ये सुनकर मेरे पति ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। उन्होंने मुझसे कहा कि वह किसी के बहकावे में नहीं आएंगे और मेरे साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। उस दिन मुझे लगा शायद मेरी सहनशीलता और सच्चाई ने आखिरकार रंग दिखाया है। रिपोर्ट आने के बाद हमारे जीवन में धीरे धीरे बदलाव शुरू हुआ। मेरे पति पहले की तरह कठोर नहीं रहे। उन्होंने मुझसे माफी मांगी और स्वीकार किया कि वह अपनी जिद और समाज के दबाव में आकर मुझे दोष देते रहे। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने व्यवहार पर शर्म है, क्योंकि मैंने हर परिस्थिति में उनका साथ नहीं छोड़ा। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बारी आंसू दुख के नहीं, बल्कि रात के थे। मेरी सास भी कुछ शांत हो गई थी। हालांकि उनके मन में पोते की इच्छा भी थी, पर उनके स्वर में पहले जैसी कटुता नहीं रही। मेरे पति ने साफ शब्दों में कह दिया कि वह दूसरी शादी का विचार हमेशा के लिए छोड़ चुके हैं और अब किसी को भी मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की अनुमति नहीं देंगे। ये सुनकर मुझे पहली बार लगा इस घर में मेरा भी स्थान है। हमने डॉक्टर की सलाह के अनुसार कुछ समय तनाव से दूर रहने का निर्णय लिया। मेरे पति ने काम पर काम का दबाव कम किया और हम दोनों ने एक दूसरे से खुलकर बात करना शुरू किया।
मैंने भी अपने मन का सारा दर्द उन्हें बताया कि किस तरह तान और अपमान ने मुझे भीतर से तोड़ दिया था। उन्होंने धैर्य से मेरी हर बात सुनी और भरोसा दिलाया कि अब ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ महीनों बाद जब हमने दोबारा कोशिश की तो भगवान की कृपा से मैं गर्भवती हो गई। जब ये खबर घर में आई तो माहौल पूरी तरह बदल गया। मेरी सास की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और कहा कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है। मेरे पति ने मेरा हाथ थामकर कहा कि ये हमारे धैर्य और विश्वास की जीत है। गर्भावस्था के दौरान उन्होंने मेरा पूरा ध्यान रखा। मेरी सास भी मेरी देखभाल में लगी रही। समय बीतता गया और एक दिन मैंने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। बच्चे को गोद में लेते ही मुझे लगा कि मेरी सारी पीड़ा मानो खत्म हो गई। घर में खुशियां लौट आई थी। मेरी सास पोते को देखकर फूली नहीं समा रही थी। मेरे पति का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। वह मुझे पहले से ज्यादा सम्मान और प्रेम देने लगे थे। पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है अगर उस समय मैंने डर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठा लिया होता तो शायद आज ये सुख नहीं देख पाती। सच्चाई पर टिके रहना आसान नहीं था, लेकिन अंत उसी ने मेरे घर बचाया। मैंने सीखा कि आत्मसम्मान और धैर्य सबसे बड़ी ताकत होते हैं। कठिन समय चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, यदि इंसान सच्चाई का साथ नहीं छोड़ता तो एक दिन न्याय जरूर मिलता है। आज मैं अपने परिवार के साथ खुश हूँ और यही कामना करती हूँ कि किसी भी स्त्री को वो अपमान और अकेलापन न सहना पड़े जो मैंने सहा था। कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।